बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़िज़ाना है और आप देख रहे हैं एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू लिटरेचर। तो आज का जो नावल है हमारा वो हम टू द लाइट हाउस डिस्कस करेंगे, जो कि लिखा है वर्जीनिया वुल्फ ने। और ये बहुत ज़्यादा एक अच्छा नावल है। अगर अगर आप जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक है उसे समझना चाहते हैं तो ये नावल एक्सप्लोर करने के लिए एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो ये जो नावल है, आज की वीडियो को जब हम देखेंगे सुनेंगे, आप मेरे साथ कनेक्ट रहेंगे तो एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको ये लगेगा कि अगर इसके मतलब कोई क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में तो हम ज़रूर से हम उसका आंसर कर सकेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और अगर आपको किसी भी लिटरेरी वर्क पे, पोएम पे, किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन के थ्रू आप मुझे बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये एक मॉडर्निस्ट वर्क है और अ मॉडर्निस्ट एक्सप्लोरेशन ऑफ टाइम, फैमिली एंड आर्ट अक्रॉस 3 डिस्टिंक्ट एक्ट्स। तो ये जो पूरा नॉवल है ये 3 एक्ट्स के अंदर डिवाइड है, इसके 3 पार्ट्स हम कह सकते हैं। और उसके अलावा इसमें जो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट जो थीम है वो टाइम है, टाइम का बहुत ज़्यादा यूज़ है। ये पूरा नॉवल कौन-सा है वो 1910 से 1920 के टाइम पीरियड को कवर करता है। और कैसे टाइम पास करता है, कैसे फैमिली डायनामिक्स हम इसमें देखते हैं, आर्ट का क्या रोल है। और इसका जो सारा चलता है, जो सब कुछ टाइम के थ्रू लोगों की लाइफ पे, जो एक फैमिली है रैमसे फैमिली, उनकी लाइफ पे क्या इफेक्ट होता है, तो वो हम आज के नावल के थ्रू देखेंगे, टू द लाइट हाउस के थ्रू। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि इसके जो 3 एक्ट्स हैं वो कौन से हैं। ज़रा इनको यहाँ समराइज़ किया हुआ है, लेकिन मैं आपको थोड़ा डिटेल में भी बता दूँगी। तो इसके 3 एक्ट्स हैं। पहला है दी विंडो। इसके अंदर अगर हम इसकी समरी करना साथ-साथ ही स्टार्ट कर दें ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये नावल 100 बेस्ट नॉवेल्स में था 20th सेंचुरी में। और उसके अलावा ये एक समर हाउस को कवर करता है। उसमें उसमें एक फैमिली, रैमसे फैमिली वेकेशन पे आई हुई है। और आइलैंड ऑफ स्काई में ये लोग रह रहे हैं। और जो समर हाउसेस के अंदर सिर्फ फैमिली नहीं रह रही बल्कि उनके गेस्ट भी रह रहे हैं। अब ये जो फैमिली है इसमें मिस्टर रैमसे एंड मिसेस रैमसे हैं, जिनके 8 बच्चे हैं। नॉवल ही यहाँ से स्टार्ट होता है कि जो बेटा है सबसे छोटा जेम्स जो है वो एक लाइट हाउस है जो कि इसी समर हाउस के करीब बना है, वहाँ वो जाना चाहता है। लेकिन उसके जो फादर हैं जो मिस्टर रैमसे हैं वो उसको बहुत बुरे तरीके से डांट देते हैं और मना करते हैं। उस वक्त पे जेम्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। दूसरी तरफ जो मिसेस रैमसे हैं वो उसको बहुत प्यार से समझाती हैं कि हम ज़रूर सुबह अगर मौसम अच्छा होगा तो हम जाएंगे। तो ये एक the story follows a single afternoon where the trip to the lighthouse is delayed, highlighting domestic tensions and Mrs. Ramsey's unifying grace. इसमें मिसेस रैमसे का कैरेक्टर मैं आगे भी आपको मज़ीद बताऊंगी कि वो कैसे अपनी फैमिली को इकट्ठा रखने की कोशिश करती रहती हैं और एक बहुत ही यूनिफाइंग फोर्स की तरह वो काम करती हैं थ्रू आउट दी जो सा हमारा पहला सेक्शन है दी विंडो में। तो हम देखते हैं कि वो एक बहुत ज़्यादा ही अच्छा करैक्टर और इमोशनल सपोर्ट भी देती हैं अपने हस्बैंड को। दी विंडो में उसके अलावा जो करैक्टर इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं वो लिली ब्रिस्को है, जो कि एक आर्टिस्ट है। वो एक आर्ट बना रही होती है मिसेस रैमसे की। और दूसरी तरफ एक करैक्टर है चार्ल्स टेंसले। वो जो सा है वो ये कहता है कि जो विमेन हैं वो कभी भी आर्ट नहीं बना सकती, वो आर्टिस्ट नहीं बन सकती, वो कुछ भी नहीं कर सकती। तो ये मिस्टर रैमसे का स्टूडेंट है और ये मिस्टर रैमसे के जो फिलोसफिकल आइडियाज़ हैं उनको सपोर्ट करता है। और उसके अलावा दूसरी तरफ अगर मिस्टर रैमसे की बात करें तो वो एक फ़िलोसोफर बनना चाहते थे, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में इतने कामयाब नहीं हो सके जितना वो चाहते थे। तो उनको जो इमोशनल सपोर्ट मिलती है वो उनकी वाइफ़ की तरफ से मिलती है। दूसरी तरफ जो करैक्टर इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं दी विंडो में वो पॉल रेले हैं और मिंटा डॉले हैं। ये दोनों जो है इंगेज हो जाते हैं एट द एंड ऑफ द सेक्शन दी विंडो के अंदर। और जो उनसी मिसिज़
रैमसे हैं वो चाहती हैं कि लिली ब्रिस्को जो है वो इंगेज हो जाए या शादी कर ले विलियम बैंकस के साथ। तो ये कुछ करैक्टर्स हैं जो इसके अंदर हमें इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। आई होप कि करैक्टर्स का भी और क्या हालात चल रहे हैं वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये चैप्टर, ये जो हमारा सेक्शन है, ये एंड होता है एक बड़े से डिनर पे, और वहाँ से मिसेज रैमसे चली जाती हैं, और वहीं जाकर जो हमारा सेक्शन है एंड हो जाता है। अगर दूसरे सेक्शन की तरफ आएँ तो वो हमारा टाइम पास है, जिसमें एक लंबा टाइम पीरियड जो है वो गुजर जाता है, और ये जो टाइम पीरियड है ये 10 साल का होता है। 1910 से 1920 तक का टाइम पीरियड इसमें कवर किया जाता है। तो यहाँ वर्ल्ड वार 2 भी हो चुकी होती है, और कुछ करैक्टर्स की डेथ भी हो चुकी होती है, जैसे कि एंड्रयू, वो वार के अंदर ही मर जाता है, जो बड़ा बेटा होता है, और जो प्रो होती है, इनकी बेटी जो होती है वो ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ उसकी भी डेथ हो जाती है। तो अब ये इधर 10 इयर्स का टाइम पीरियड गुजर चुका है, और इसमें सिर्फ यही बताया गया है, ठीक है। A brief poetic interlude where 10 years vanish, World War One occurs and major characters die. अब अगर हम तीसरे सेक्शन की बात करें, द लाइट हाउस, इसके अंदर ये होता है कि जो वहाँ की हाउस कीपर होती है मिसेज मैकनेब, उसको पता चलता है कि फैमिली दोबारा से समर हाउस के अंदर रहने के लिए आ रही है, और काफ़ी अरसे से जब वो वहाँ नहीं आए होते तो उधर का हाल बहुत ज़्यादा बुरा होता है, वहाँ कोई भी नहीं रह रहा होता, तो हर तरफ धूल मिट्टी, और जो वेकेशन हाउस था वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। तो जब मैकनेब को पता चलता है तो वो सारे घर की सफाई करवाती है, हाउस कीपर जो होती है वहाँ की, तो वो सारा घर साफ़ करती है, और उसके अलावा फैमिली जो सी है यहाँ वापस आती है। लिली भी वापस आती है। पहले सेक्शन के अंदर लिली अपनी जो सी पेंटिंग है उसको कंप्लीट नहीं कर पाती, तो उसका जो थर्ड सेक्शन है उसके अंदर वो अपनी पेंटिंग को फिनिश करती है, कंप्लीट करती है। और जो थर्ड वाला सेक्शन है, सॉरी, टाइम पास के अंदर मैं आपको ये बताना भूल गई थी कि इसके अंदर ये भी बताया जाता है कि जो वन ऑफ द मेन कैरेक्टर मिसेस रैमसे हैं उनकी भी डेथ हो जाती है। तो अब उनकी डेथ के बाद थर्ड पार्ट के अंदर हम देखते हैं कि जो मिस्टर रैमसे होते हैं उनमें बिग चेंजेस आते हैं, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं, और उनकी जब इमोशनल सपोर्ट नहीं रहती तो करैक्टर भी बहुत चेंज हो जाता है, और वो अपने जो सी फैमिली है उसके साथ ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। और जेम्स के साथ फिर वो जब लास्ट वाले सेक्शन में आते हैं तो जेम्स और कैम को अपने साथ लेकर लाइट हाउस की ट्रिप पे जाते हैं, और फाइनली वो वहाँ पहुँच जाते हैं, और वो अपने बेटे जेम्स से कहता है कि तुमने बहुत अच्छी जो बोट है वो चलाई। तो इस तरह ये जो सेक्शन है ये भी यहाँ कंप्लीट होता है। तो आई होप को जो समरी है वो तो आपको क्लियर होगी। और अगर हम दी प्राइमरी ट्रायो की बात करें तो 3 ही मेन कैरेक्टर्स थे, मिसेस रैमसे जो कि इमोशनल सेंटर ऑफ द हाउस हैं, और मैटरनल इंट्यूशन है उनमें, सोशल हार्मनी को रिफ्लेक्ट करती हैं, एंड फ्लीटिंग नेचर ऑफ ब्यूटी को, ठीक है। मिस्टर रैमसे वो रैशनल फिलोसफर हैं, और ही इज़ ऑब्सेस्ड विथ हिज इंटेलेक्चुअल लेगेसी, लेकिन उन्हें इमोशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है अपनी फैमिली की। लिली ब्रिस्को जो है वो एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है, और वो she struggles to capture the essence of Mrs. Ramsay and reality on canvas, representing Woolf's own creative process, ठीक है। और इस नॉवल को ये भी कहा जाता है कि ये उसकी अपनी ही लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है, वर्जीनिया वुल्फ की। तो आगे अगर हम देखें तो मिसेस रैमसे जो से हैं इनका बहुत एक मेन करेक्टर है, एंड शी इज़ आल्सो नोन एज द सोर्स ऑफ लाइट। और ये जो है ये लोगों को इकट्ठा लाने पे बिलीव करती हैं, जैसे कि डिनर्स अरेंज करते हैं वेकेशन हाउस में, ये अपने गेस्ट को बुलाती हैं, और शी क्रिएट्स मोमेंट्स ऑफ बीइंग, ठीक है, दैट ट्रांसेंड द chaotic फ्लो ऑफ टाइम। और इवन आफ्टर हर डेथ भी जब हम पार्ट 2 के अंदर देखते हैं तो उसकी जो स्पिरिट है वो हॉन्ट करती रहती है, फाइनल एक्ट तक हम देखते हैं। और उसके अलावा लिली ब्रिस्को को भी वो गाइड करती हैं उसकी आर्टिस्टिक विजन के अंदर, और फैमिली को भी लाइट हाउस लाने में और वहाँ इकट्ठा रखने में उनका बहुत एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होता है। अगर मिस्टर रैमसे की बात करें तो ही इज़ अ रैशनल इंटेलेक्चुअल, और ज़्यादा से ज़्यादा उनको सिर्फ लॉजिक और कॉल लॉजिक की ही पड़ी होती है, और लॉजिक पे वो बिलीव करते हैं। फेम उनको ज़्यादा
चाहिए होता है। वो ये सोचते हैं कि मेरा जो फेम है वो जल्द ही फेड हो जाएगा और जो मेरी लाइफ है वो फिर कैसी गुजरेगी। तो उनके जो रिजिड आइडियाज़ होते हैं ना, उसकी वजह से जो यंग सन होता है जेम्स, उसको बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होता है अपने फादर के साथ। लेकिन एट द एंड ऑफ द नॉवल देखते हैं कि जो है वो जब प्रेस करते हैं, जब वो बोट को सेल करता है, तो वो वहाँ जो है इनके दरमियान में पहली मर्तबा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जेम्स जो है वो अपने फादर से कनेक्ट करता है। लिली ब्रिस्को की बात करें तो इसके जो करैक्टर है उसके थ्रू उसने फेमिनिज्म को भी रिप्रेजेंट किया है कि जब चार्ल्स टेंसले ने कहा कि लिली कुछ भी नहीं कर सकती, अपनी आर्ट को कंप्लीट नहीं कर सकती, लेकिन उसने अपनी आर्ट कंप्लीट की और एक अच्छी आर्ट बनाई। तो वो जो उनसे ट्रेडिशनल आइडियाज़ थे या मैरिज रोल के आइडियाज़ थे, जैसे कि शादियाँ हो जाती हैं बस लड़कियाँ बड़ी हों, तो उसको भी उसने नेगेट किया और उसने आर्ट को सेलेक्ट किया इंस्टीड ऑफ ट्रेडिशनल मैरिज रोल्स की जगह। ठीक है, तो आर्ट को सेलेक्ट किया जो कि इमोर्टैलिटी को ज़ाहिर करता है। तो उसके अलावा मॉडर्निस्ट चैलेंजेस जो से हैं वो इसका करैक्टर रिप्रेजेंट करता है, और जो चेंजिंग वर्ड है, सब्जेक्टिविटी और चेंजिंग वर्ड, उसकी रिप्रेजेंटेशन हम लिली ब्रिस्को के करैक्टर के थ्रू देखते हैं। अगर कोर थीम्स और लिटरेरी स्टाइल की बात करें तो सब्जेक्टिविटी ऑफ टाइम जो है वो यहाँ एक मेजर थीम है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को यूज़ करके उसने ये दिखाया है कि कैसे जो टाइम है वो हाउ टाइम फील्स डिफरेंट बेस्ड ऑन आवर इंटरनल थॉट्स वर्सेस एक्सटर्नल क्लॉक्स। कि टाइम जो है हमारी इंटरनल थॉट्स की ऊपर ज़्यादा बेस कर रहा होता है बजाय इसके कि एक्सटर्नल क्लॉक से जो बाहर टाइम चल रहा है उसकी बजाय। तो जैसे कहा जाता है कि जब आप अच्छा फील करते हैं तो वक्त भी अच्छा आपको लग रहा होता है, लेकिन जब आप अच्छा नहीं फील कर रहे होते तो वक्त बहुत आहिस्ता हो जाता है और वो गुजर ही नहीं रहा होता। तो इसके ऊपर ये बताया गया है। जेंडर रोल्स की बात करें तो मिसेस रैमसे, उसके अलावा लिली ब्रिस्को का जो करैक्टर है, मिस्टर रैमसे का चांस टेंसले जो कि रिजिड जो आइडियाज़, जो रिजिड मेंटालिटी होती थी उस वक्त में मर्दों की, उसको रिप्रेजेंट करता है। द क्वेस्ट फॉर परमानेंस ये जाहिर करता है दैट हाउ ह्यूमंस ट्राई टू मेक थिंग्स लास्ट थ्रू चिल्ड्रन और थ्रू आर्ट। लिली ब्रिस्को आर्ट के थ्रू और जो रैमसे है वो चिल्ड्रन के थ्रू कैसे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा परमानेंस को शो करने के कोशिश करते हैं। एब्सेंस एंड मेमोरी की भी इसमें बात होती है। द प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑफ डेथ एंड हाउ द मिसिंग स्टिल शेप द लाइव्स ऑफ द लिविंग। जैसे कि मिसेस रैमसे की डेथ हो जाती है और वो कैसे अपने बच्चों की लाइफ पे इम्पैक्ट होता है, कैसे अपने हस्बैंड की लाइफ पे इम्पैक्ट होता है, तो ये भी हम इसमें देखते हैं। करैक्टर कंपैरिजन टेबल भी मैंने इसमें मेंशन किया है, जिसको आप देख सकते हैं अपने एग्जाम्स के लिए, आप इसको याद रख सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको समरी बताई है और पीछे जो सारा मैंने एनालिसिस करके बताया है उसके थ्रू भी आप करैक्टर्स का अलग अलग जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उसको डिफाइन कर सकते हैं, और आई होप कि आपको उसमें मदद मिलेगी। तो इधर मिसेस रैमसे, मिस्टर रैमसे, लिली ब्रिस्को, जेम्स रैमसे, तो ये सारे इधर करैक्टर्स बताए गए हैं जिनके थ्रू आप देख सकते हैं, अपने उसमें ऐड कर सकते हैं। अगर पावरफुल सिंबल्स की बात करें तो 3 सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, विंडो का, द लाइट हाउस का और द पेंटिंग का, और उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको समरी के थ्रू भी समझ आ गई है। और उसके अलावा जो आप अगर यहाँ से भी पढ़ेंगे तो यहाँ से भी देख के आप अपने एग्ज़ाम में ऐड कर सकते हैं। आई हैव हैड माई विन। तो नॉवल के एंड पे हम देखते हैं कि उनकी फ़िज़िकल जर्नी होती है टू द लाइट हाउस, और लिली अपनी जो उनकी आर्टिस्टिक जर्नी है वो कंप्लीट करती है, मतलब वो अपनी पेंटिंग को कंप्लीट कर लेती है। द विजन इज़ नॉट अ परमानेंट ट्रूथ बट अ मोमेंट ऑफ बैलेंस अचीव्ड अगेंस्ट द पैसेज ऑफ टाइम। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, इसे आप ऐड कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के अंदर। उसके अलावा आई होप कि आज की जो वीडियो है वो आपको कंप्लीट समझ में आ गई होगी। बेसिक जो मेरा एक मकसद होता है वो ये होता है कि आपको समरी अच्छे से मैं बता दूं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके एग्जाम में मदद कर सकें वो आपको पता हो। आई होप कि वो आपका सारा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या किसी भी तरह का आपको मज़ीद कुछ पूछना है तो वो कमेंट सेक्शन के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर किसी नए टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं ज़रूर बनाऊँगी। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच।